सटा हुआ है, एकदम सटा हुआ है x5, तो कहता है कि x4 और x5 दोनों अलग अलग है, लेकिन इतना माइन्यूट डिफरेंस है कि वो ए बी में फर्क कर लेगा, बी सी में फर्क कर लेगा, लेकिन जब उसको कहा जाएगा कि आपको बी पसंद है और कि डी पसंद है, बी पसंद है कि डी पसंद है, तो उसको डिफिकल्टी होगी, क्योंकि बी और डी के बीच में इतना माइन्यूट डिफरेंस है कि वो स्पष्ट रूप से नहीं कह पाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि x1 से x2 बेटर है, x2 से x3 बेटर है, x3 से x4 बेटर है, x4 से x5 बेटर है। लेकिन जब कॉम्बिनेशन का हम देखेंगे कि बी और डी के किसको दें, तो वो डिफिकल्ट उसको हो जाएगा और he may be indifferent between B and D. Consumer may be indifferent between consumer may be indifferent between B and D, between B and D, B and D. Consumer may be indifferent between B and D. और यहाँ जो हम लोग जानते हैं कि I जो है लेस है टू से, लेस है थ्री से, लेस है फोर से। ये आपको हो गया इंडिफरेंस कर्व। ये हो गया स्ट्राइप्ड लाइन।
हाइपोथेसिस, स्ट्राइप्ड लाइन हाइपोथेसिस। ये कहे कि देखिए 1 2 3 4 जो इंडिफरेंस कर्व पर देते थे वो सर थ्योरी और हाइपोथेसिस में क्या डिफरेंस है? किसमें? जैसे इंडिफरेंस कर्व थ्योरी बोला जाता है ना, इसको हाइपोथेसिस क्यों बोलते ये भी थ्योरी है, थ्योरी। अरे हाइपोथेसिस तो इंडिफरेंस कर्व मैप बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं जी? अरे वही मैप का था, यहाँ हाइपोथेसिस हो गया। ये कहा कि हमारे हिसाब से हर पैकेट हमारा जो x1 x2 x3 का जो होगा वो डिविजिबल है। x1 से x2 x3 x4 डिविजिबल है। तो डिविजिबिलिटी का जो आपका प्रॉब्लम है वो खत्म हो गया। जब भी वो लेगा तो x4 लेगा, नहीं तो x5 लेगा। अब ABCD बता रहा है कि दाम के बारे में, कि दाम ज्यादा ले रहा है, दाम कम ले रहा है। y जो होता है वो मनी है, तो मनी ऊपर से लिया जाता है। A पॉइंट पर कम दाम है, छोटा सा साइज है। B पर दाम क्या है, ज्यादा है। C पर दाम और ज्यादा है। तो बराबर पेमेंट ऊपर से होता है। रुपया है तुम्हारा ऊपर से 100 रुपया है और देना है 40, तो तुमको नीचे कितना बचेगा, 60 बचेगा जी। तो वही दूरी है यहाँ। मतलब A लेस देन B, B लेस देन C। हाँ, तो ए जो है उस पर उसको कम पैसा देना पड़ेगा। ए पर कम पैसा देना पड़ेगा। मान लीजिए इसका नाम हम लोग रखते हैं, इसका नाम है पी, मान लीजिए पी लाइन है ये प्राइस का। तो ए पॉइंट पर कम पैसा लग रहा है, बी पॉइंट पर उससे ज्यादा पैसा लग रहा है। पैसा तो यहाँ से नापा जाएगा ना, नीचे से। हाँ। तो नीचे का दूरी छोटा हो जाएगा तो कम पैसा है। सी पर नीचे का दूरी छोटा हो गया तो सी के समय में महंगा है बाजार में। सी पॉइंट पर अगर आप है तो इसका ऊपर का दूरी बड़ा हो गया ना, नीचे का दूरी छोटा है जी। तो सी पर अगर आप है तो आपका बहुत ज्यादा पैसा लूट जाएगा। याद देखिए, सी पर आप है तो यहाँ पर आप आ जाइएगा। तो इतना जो है पी और एच, मान लीजिए इसका नाम एच दे दे, तो पी एच पेमेंट करेंगे तब हमको सी मिलेगा जी। तो ये तो हो गया एबीसी के बारे में। लिखा रहा है कि बी और डी के बीच में अगर एकदम महीन बाल क्या करे, यहाँ तो अंतर थोड़ा खोल के दिखाने के लिए थोड़ा सा अलग अलग हो गया है। एकदम क्लोज करके खींचिएगा बाल के तरह, तो बी और डी का जो डिस्टेंस हो जाएगा पैसे का, वो बहुत ही मामूली डिस्टेंस होगा। मैंने बी बड़ा है कि डी बड़ा है नापिएगा तो आपको लगेगा कि बी और डी दोनों लगभग समान है, क्योंकि लंब जब सटा दीजिएगा एकदम तो डिफरेंस बहुत कम नजर आएगा ना। जो बी पर डिस्टेंस नजर आएगा वही डी पर भी आपको आएगा, अगर बी और डी दोनों का रेखा एकदम सटा हुआ हो, एकदम एक केस के बराबर अंतर हो, समान ही लगेगा उसको, दोनों वही लगेगा समान। तब उसको देखेगा ये नीला है, थोड़ा नीला से चटकदार है, चाहे कुछ भी हो, वो देख करके बी और डी के बीच में वो कंफ्यूज हो जाएगा। ए पर नहीं कंफ्यूज होगा, सी पर नहीं कंफ्यूज होगा, क्योंकि उसमें साफ नजर आ रहा है कि पैसा ज्यादा देना, बराबर पैसा ऊपर से छटेगा। ये दिमाग में रखो, सी पर हम आए तो कितना पैसा देना पड़ेगा, एचपी जी। सी पर है तो कितना पैसा देना पड़ेगा, एचपी। सी लेने के लिए कितना पैसा देना पड़ेगा, दिखाई दे रहा है। सी के बगल में एच खींचे है ना, एक समझाने के लिए चित्र में दिखाई दे रहा है, सी के लेफ्ट में एच खींचे हैं। हाँ दिख रहा है सर, दिख रहा है सर।
तो उसी तरह से एच को घसकाते जाओगे तो रुपया क्या हो जाएगा, घटता जाएगा ना जी। एच ऊपर घसकाएंगे तो रुपया पास में जा जाएगा। अब चीज हमको मिल गया तो कहता है कि ए बी सी का तो नाप लीजिएगा आप, लेकिन जब बी और डी के बीच में अंतर महीन हो, इतना महीन हो तो विजिबल नहीं हो लगेगा, लगेगा कि दोनों का पैसा समान ही है। जैसे 5 रुपया 10 पैसा, 5 रुपया 11 पैसा, तो 1 पैसा का अंतर नहीं ना उतना नजर आएगा नहीं। सोच में। अरे पैसा में तो अंतर आएगा ही कि आपको 5 रुपया 11 पैसा देना है या 5 रुपया 10 पैसा देना है जी। लेकिन समझदारी में 5 रुपया 10 पैसा, 5 रुपया 11 पैसा में उसको कोई अंतर नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। और वो हो सकता है कि वो डी ले ले, हो सकता है वो बी ले ले। तो इससे इंडिफरेंस का जो आइडिया उनका है वो कहे कि हमारा आइडिया गलत नहीं था, हम एक ही कर पर दे दिए थे इसलिए वो उड़ गया। और वो हो गया कि नहीं भाई आपका एक्स गुड्स जो है वो एक्स गुड्स पर आपका ये है और ये वाई गुड्स पर। एक्स गुड्स वाई गुड्स था इसलिए हमारा उड़ गया ये। देखिए हम उस इंडिफरेंस कर्व को ही हटा देते हैं और हम उसके जगह पर एक स्ट्राइप्ड लाइन, स्ट्राइप्ड मतलब हो गया कि जैसे कोई देखते हो जू में जानवर रहता है, हॉर्स के तरह ही रहता है लेकिन उसके शरीर में उजला जेब्रा। जेबड़ा जेब्रा। तो उसका दाग नजर आता है कि नहीं? जी सर। एकदम स्ट्राइप दाग रहता है, सीधा दाग नेचर के द्वारा उसको दिया गया। तो कहता है कि हमारा हर इंडिफरेंस कर्व जो है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग जो बनाए थे उसको हटा दिए और हम केवल एक ही वस्तु लेंगे x1 जो डिविजिबल है और उसका महीन डिविजिबल क्या होगा, 1 2 3 4 5। तो 13 गो बंडल हमारे पास है तो 13 बंडल 13 गो लकीर खींचे। अब बाजार में कीमत क्या है, बाजार में कीमत ए पर है तो कम दाम पर बिक रहा है, बी पर है तो थोड़ा ज्यादा दाम हो जाएगा, सी पर आ गया तो और ज्यादा दाम देना पड़ेगा। तो बाजार की कीमत जो है वो एचपी को छोटा बड़ा करके आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा देना है। पैसा जब भी दिया जाता है तो ऊपर से घटता है, पैसा जब भी दिया जाता है तो ऊपर से घटता है। तो ऊपर से घटता है तो ए में कम घटेगा, बी में उससे ज्यादा घटेगा, सी में सबसे ज्यादा घटेगा। ये बात पूरा हो गया। अब कहता है कि ABCD वाला लाइन और डी वाला लाइन दोनों लाइन एकदम क्लोज है, क्लोजेस्ट है। एक पर दाम है 5 रुपया 11 पैसा, एक पर दाम है 5 रुपया 10 पैसा। तो पैसा में फर्क पड़ गया, ये एक पैसा ज्यादा लग रहा है। लेकिन दोनों के देखने के बाद, दोनों पैकेट में, दोनों आइटम को देखने में उसको मेंटली लगेगा कि बोथ आर सिमिलर और वो इंडिफरेंट हो जाएगा, सोचने लगेगा कि ए ले कि बी ले कि डी ले, बी ले कि डी ले, क्योंकि बी और डी के बीच में वो इंडिफरेंस फील करेगा। ये एक कल्पना की बात है, सोच की बात है और कंज्यूमर दिमाग से सोचता है। दिमाग से सोचने में वो पैसा के हिसाब से तो ए और सी में अंतर समझ रहा है, ए और बी में अंतर समझ रहा है, लेकिन जब दूसरा बंडल उस पार वाला आपका है डी पर का, तो बी और डी में जो अंतर होगा उस अंतर को वो नजरअंदाज कर देगा। वो बी और डी में जो अंतर है उसको नजरअंदाज कर देगा और इसी नजरअंदाज को उसको कहा जाएगा ये कि वो इंडिफरेंट है। तो बिना इंडिफरेंस कर्व का इंडिफरेंस के आइडिया को उन्होंने स्टैब्लिश किया। यही बात लिखी कि हिग्स ने बिना इंडिफरेंस कर्व का सहारा लिए हुए स्ट्राइप्ड लाइन, लंबवत वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन एक बंडल का वर्टिकल लाइन है x1, दूसरा x बंडल है तो उसमें है x2, तीसरा है तो x3। मान लीजिए जेम्स रखा हुआ है तो जेम्स एक में एक जेम्स है
दूसरा बंडल दिखाई दे रहा है उसमें 2 गो जेम्स है, तीसरा में 3 गो जेम्स है, चौथा में 4 गो जेम्स है, पांचवा में 5 जेम्स है। इस तरीके से अगर डाल दे हम लोग तो हर बंडल जो है बड़ा बड़ा उसमें हो जाएगा, क्वांटिटी ज्यादा रहेगा। प्राइस देने में जो होगा, जो ऊपर से जो घटता है प्राइस, तो उसमें बी और डी के बीच में इतना माइन्यूट अंतर है। अगर बी और डी का स्ट्राइप जो है क्लोजेस्ट पॉसिबल लाइक हेयर, बाल हमारा जितना डिफरेंस है उतना डिफरेंस है, तो पैसा का डिफरेंस हो जाएगा 1.1 या 0.0102, इस तरह का डिफरेंस प्राइस का हो जाएगा। तो प्राइस का तो डिफरेंस छोटा बड़ा हो सकता है ना, वस्तु था उधर काटना पड़ता था, यहाँ वस्तु काटने का जरूरत नहीं है। मनी कैन बी रिटेन 5.37 या 5.38। तो इस तरीके से बी और डी का जो कंसेप्ट दिया उन्होंने, इसका नाम हो गया स्ट्राइप्ड लाइन हाइपोथेसिस, मतलब कि लंबवत रेखा की अवधारणा। उधर है इंडिफरेंस कर्व की अवधारणा, उधर इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस है। इंडिफरेंस कर्व हम लोग मैप बोलते हैं, इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस है, वहां भी हाइपोथेसिस है कि आपको मानना पड़ेगा कि ए बराबर बी बराबर सी। हम लोग पढ़े हुए हैं ना, हम लोग पढ़े हुए हैं कि जी सर, ए जो है बी बराबर होगा, बी बराबर होगा, सी बराबर होगा, ये पढ़े हुए हैं। और ऊपर वाला है तो ए डैश है, ये बी डैश है, ये सी डैश है, तो सी डैश है, तो ऊपर वाला बड़ा होगा, ए से बड़ा ए डैश होगा ना। इंडिफरेंस कर्व में ए से बड़ा ए डैश होगा कि नहीं? जी, ऊंचा आईसी वक्र। वही तो उसी चीज को ही कह रहा है कि ए से बड़ा ए डैश है, बी से बड़ा बी डैश, सी से बड़ा सी डैश। नहीं, आप आलोचना कर दिए कि बंडल जो है डिविजिबल है, डिविजिबल नहीं हो सकता है, कंटिन्यूअस रेखा दिए हुए हैं, तो इसलिए हर हालत में इसको हम लोग चेंज करेंगे, और चेंज करके कर्व नहीं दे करके स्ट्राइप्ड लाइन हाइपोथेसिस देंगे। स्ट्राइप्ड लाइन हाइपोथेसिस में जिस तरह यहाँ बी से बड़ा है बी डैश, वैसे यहाँ बी से बड़ा बी डैश होगा। डी की जगह अगर बी डैश लिख दे तो बी डैश बड़ा हो जाएगा। ए से बी डैश यहाँ बड़ा है, यहाँ बी से बी डैश बड़ा है। वही चीज यहाँ देखो, यहाँ बोल रहे हैं बी से बड़ा है कौन? डी। बी से बड़ा डी लिख रहे हैं ना, समझी कि नहीं सुनीता? जी सर, समझ में आया बात? जी सर, समझ गए। केवल उन्होंने कहा कि हमारे आप इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस, इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस लिख सकती हो, इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस। कि इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस को आप हटा दीजिए, उस जगह आपको दे रहे हैं हम स्ट्राइप्ड लाइन हाइपोथेसिस। और स्ट्राइप्ड लाइन हाइपोथेसिस जो है वो उन्होंने दिया कब? 56 में 1956 में। ये वाला जो दिया, ये दिया 1939 में। कहा कि हमारे साथ उस समय ये कंसेप्शन नहीं था कि 1 2 3 4 हम कर रहे हैं, लेकिन हमारा रेखा ही डिविजिबल नहीं हो सकता है, क्योंकि x सीधे x लिखा हुआ है, तो x का कटिंग तो नहीं ना होगा। यहाँ तो काट दिया आपने ही, x1 x2 x3 x4 कर दिया, यहाँ खुद काट दिया बंडल, एक बंडल पर x1 है, दूसरे पे x2 x3 है। दाम आपको जो रखना है उधर रखिए आप। हाँ, दाम डिविजिबल हो जाएगा, दाम डिविजिबल हो जाएगा। तो इसलिए इनको नोबेल प्राइज मिला। और इनके इस 1956 के पुस्तक के बाद इस बात को लोग मान लिया कि इंडिफरेंस कर्व रॉन्ग है, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व में x और y लिखा हुआ है। अब x जो है मान लीजिए नारियल है, तो x1 में नारियल है, x2 करेंगे तो दूसरा नारियल हमको चाहिए। नारियल को ही काट करके नहीं दे सकते हैं, तो उस तरह का इसमें है नहीं।
एक्स और वाई दिए हुए हैं, एक्स को घटा रहे हैं तो मान लीजिए एक्स 1 है, दूसरा होगा x.1, तो यहाँ x1 हो जाएगा 1, x2 हो जाएगा 1.1, क्योंकि वो अलग बंडल है, ये अलग बंडल है। तो एस टाइप हाइपोथेसिस आसान हो गया, तो हमारा जो भी आइटम होगा उसको हम दिखा सकते हैं। लेकिन डिफरेंस कर्व में तो कंटिन्यूअस है, कंटिन्यूअस है तो हम काटेंगे कैसे? नारियल को काट नहीं सकते हैं, एप्पल को काट नहीं सकते हैं, केला को काट नहीं सकते हैं। लेकिन हमारा x1 में क्या होगा? x1 में एक में 1 केला है, एक में 2 केला होगा, एक में 1 एप्पल है उसमें 2 एप्पल होगा। और कंज्यूमर का प्रेफरेंस हमारा होगा, वो 2 केला वाला लेगा कि 3 केला वाला लेगा, वो निर्भर करेगा ऊपर के डिफरेंस पर। अगर दोनों का प्राइस डिफरेंस में बहुत मामूली अंतर है तो हो सकता नहीं लेके डी ले ले, अगर उसको जरूरत नहीं हमको बी ही चाहे तो बी लेगा। तो बी और डी के बीच में जब उसको कंपेरिजन करने आएगा तो लगेगा कि बी और डी एक समान है। और एक समान का मतलब हुआ कि इनडिफरेंस, एक समान का मतलब क्या हो गया? इंडिफरेंस हो जाएगा। इनडिफरेंस। एक समान जैसे ही होगा इसका मतलब इनडिफरेंस। तो कंज्यूमर में बी इनडिफरेंट बिटवीन ए एंड डी, वो ए बी सी डी का प्रेफरेंस अपना रखेगा वो, लेकिन जब दूसरे पर आएंगे x4 से x5 की ओर आएंगे, है ना, तब उसमें हमको ये बी और डी का जब सामना होगा, दोनों एकदम समान है, सामने सामने है, तो प्राइस से मामूली डिसमल में अंतर होगा। वो हो सकता है कि दोनों के बीच में वो बी पसंद करे या डी पसंद करे, ये उसके मर्जी पर है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा? इंडिफरेंस का आइडिया समाप्त नहीं हुआ। इंडिफरेंस बन सकता है, उपभोक्ता के बीच में उसका मेंटल कंडीशन है, वो सोचेगा कि हमको बी भी पसंद है, डी भी पसंद है, लेकिन हमको डी ही हम लेंगे, जबकि उसको थोड़ा पैसा ज्यादा लग रहा है, फिर भी वो कहेगा नहीं हमको ठीक है यही चाहिए, क्योंकि बी और डी में बहुत माइन्यूट अंतर है रुपया के मामले में जी। और बंडल 2 तरह का है। तो इस तरीके से कंज्यूमर जो है वो उसको उसी को पसंद करेगा जो उसको ज्यादा अच्छा लगेगा। ये ज्यादा रियलिस्टिक हो गया सर ये थ्योरी। तो ये इसका चूंकि हर बंडल इसका जो है अपने आप में, हर बंडल जो है x1 हो चाहे x2 हो, हर बंडल जो है ये लिखा हुआ है, उसमें कोई डाउट नहीं है और काटने का भी बात नहीं है। जो आप पकड़े वही लीजिएगा। हाँ, जो आप लीजिएगा उसका जो दाम होगा वही आपको देना है। दाम हो सकता है कम देना हो, ज्यादा देना हो, वो तुलना करके आपको लेना है। तो इसलिए इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस जो 1939 का था, उसमें था IC1 से बड़ा है IC2 से बड़ा है 3 से बड़ा है 4, और एक पर ए भी समान है, बी भी समान है, डी भी समान है, ए डैश समान है, बी डैश समान है, सी डैश समान। इस तरह का वहां धारणा दिए हुए थे। ये बोले कि वो धारणा को छोड़ दीजिए, इसमें देखिए कि उसको इंडिफरेंस कर्व का हटा के लंबवत लाइन दीजिए। अब लंबवत लाइन पर ए बी सी हो गया, वो 3 आइटम हुआ कि आप ये लेते हैं तो कितना पैसा देना होगा, ये लेते हैं कितना पैसा देना होगा, ये लेते हैं कितना पैसा देना होगा। और अब उसके बगल में दूसरा लाइन है वो x5, तो x5 में आप ये लेते हैं तो कितना पैसा देना होगा। अब दोनों का पैसा जो है उसमें मामूली अंतर होगा, क्योंकि स्ट्राइप्ड लाइन जो है वो केस के तरह एक दूसरे के बगल में एकदम सटा हुआ है, बस एक मामूली सा डिफरेंस है। जैसे घड़ी के सुई में देखोगे कि 12:02, थोड़ी देर नजर आएगा तुमको तो 3 आ जाएगा, फिर देखोगे 4 आ जाएगा। इस तरीके से माइन्यूट अंतर है 0.01 का। तो वो अंतर को नजरअंदाज करते हुए वो बी और सी में अपने आप को इंडिफरेंट पाएगा
और उसको बी लेना होगा तो बी लेगा, डी लेना होगा तो लिएगा। इस दोनों चित्र को हर हाल में इस्तेमाल करना है। इंडिफरेंस कर्व लिख रहे हैं तो नीचे जो है आलोचना के जगह पर क्रिटिकल अप्रेजल में इस डायग्राम को डाल दीजिएगा। इसलिए हम बार बार इस डायग्राम को आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। इस एक डायग्राम से आपका इंडिफरेंस कर्व का जो आंसर है वो आंसर हो जाएगा बेहतरीन। जैसे आप लिख रहे हैं कंज्यूमर इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व, जो हम लोग पढ़ चुके हैं, वो एंड हुआ तुरंत 1956 का स्टाइप्ड हाइपोथेसिस डाल दीजिए कि खुद इंडिफरेंस कर्व को जे.आर. हिक्स ने हटा दिया क्योंकि कंटिन्यूटी के लेकर आलोचना हुई। प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट पढ़ रहे हैं, उसमें लास्ट में डायग्राम डाल दीजिए कि देखिए इसमें प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, ये सब का जो प्रॉब्लम है वो बहुत आसानी से इसको इसमें बतलाया गया। क्योंकि हर स्ट्राइप पर एक इनकम का हिस्सा जा रहा है, दूसरे स्ट्राइप पर दूसरे जा रहा है। अब उस स्ट्राइप पर ऊपर नीचे आप जा रहे हैं तो इनकम का हिस्सा ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये जो है स्टाइप हाइपोथेसिस जो है वो बड़ी नया खोज है और हिग्स को नोबेल पुरस्कार सैमुअल्सन को मिला पहले, सैमुअल्सन के बाद फिर मिला तो हिग्स को मिल गया। तो इसलिए इस बात को हर हाल में आपको इंडिफरेंस कर्व लिख रहे हैं, उसके एंड में देना है 1-1.5 मिनट खींचना है, फिर एकदम हवा गुजरने पर जगह रहेगा, तब उसके बाद बी और डी में उसको फर्क नहीं हो जाएगा। बी और डी में उसको इतना माइन्यूट अंतर होगा, अंतर तो होगा ही, लेकिन इतना माइन्यूट होगा कि उसके ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ेगा। और हर हालत में उपभोक्ता जो है वो देगा। तो चाहे आप इंडिफरेंस कर्व, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम लिख रहे हो, चाहे इनकम इफेक्ट लिख रहे हो, जहां भी आप लिख रहे हो वहां आप इसको प्रयोग करेंगे। समझ में आई सुनीता? जी सर। उद्देश्य समझ में आया तुमको? हाँ सर, उद्देश्य यस सर। लेकिन सर एक बजट लाइन है, फिर उसके अंदर सारा इतना सारा इनकम कहाँ है भाई? तो वस्तु का मूल्य बंडल है, वस्तु का बंडल है ना। लंब जो गिर रहा है वो वस्तु का है, उसका ऊपर नीचे होगा बाजार का क्या मूल्य है। अरे बाजार में जो मूल्य बोलेगा उतना आपको देना है। ए पर रहिएगा तो आपका ए पर रहिएगा तो एच खिसक के आ जाएगा, बी पर रहिएगा तो एच खिसक के आ जाएगा, डी पर रहिएगा एच खिसक के आ जाएगा। तो मूल्य आपको कितना देना है वो ऊपर से जो छटेगा, आपका इनकम में से जितना छटेगा उसको बताया जाएगा। आप प्राइस का लाइन डाउनवर्ड का मतलब क्या है कि मूल्य ऊंचे से नीचे की ओर जा रही है, ऊपर से नीचे लकीर खींचा है ना, राइट साइड खींचा हुआ है। इसका मतलब है कि दाहिनी ओर घसकिएगा तो बंडल ज्यादा मिलेगा, पैसा कम देना होगा। लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, ये भी साबित हो रहा है यहाँ। यस सर। लंब जो है वो बंडल को बता रहा है, प्राइस को बताएगा HP, जो जहां रहिएगा वहां से। P तो ऊपर फिक्स्ड है, ऊपर पैसा आपका फिक्स्ड है, आपका इनकम फिक्स्ड है। उस इनकम में से कितना पैसा मांग रहा है बंडल के लिए वो बाजार की स्थिति पर है। तो हम लोग जो है तो चौथे लकीर पर है और पांचवें लकीर पर है। कंज्यूमर है यहाँ, मान लीजिए कंज्यूमर और दाहिने जाएगा, दाहिने जाएगा, बात तो वही रह जाएगा ना। बात जो समझा रहे हैं वो किसी लाइन पर जाइएगा, वही बात समझाने का है कि 3 गो देखे ना चाहिए, एगो पर एगो बीच वाले के बराबर रखिए। तो अकेला वो 3 वाला पर रहेगा, X4 पर, तो जो लेना होगा लेगा। लेकिन कंफ्यूजन कब होगा? जब X4 और X5 बंडल, 2 बंडल के बीच में तुलना करेगा। डिफरेंस कर में
ए और बी हमको बराबर पसंद है, बी और सी बराबर पसंद है, लेकिन उसका कर्व ही आलोचित हो गया। कर्व में कोई कट है नहीं, कंटिन्यूअस कर्व है, तो कैसे हम किसी वस्तु को काट के लेंगे? वो प्रॉब्लम यहाँ दूर कर दिया है। एक लंब जो है x1 है, दूसरा लंब क्या है x2 है, तीसरा x3 है, चौथा x4 है, पांचवा x5 है। हर बंडल का अपना क्वालिटी है, अपना ये। तो इसलिए यहाँ आपको लकीर जो है 13 को सिंबॉलिक दिया हुआ है। अभी एक नया लड़का ज्वाइन किया है, राजस्थान से या कहां से, हरिगोविंद चौहान। हरिगोविंद चौहान हरिगोविंद चौहान सुनाई नहीं दे रहा क्या? अभी उनका हरिगोविंद? माइक कनेक्ट हुआ है। माइक नहीं, है? माइक अभी कनेक्ट हुआ माइक, अब बोलिए सर। हरिगोविंद, हरिगोविंद माइक नहीं कनेक्ट हुआ है अभी। हो गया है? हाँ हो गया है। हरिगोविंद उसका माइक कनेक्ट हरिगोविंद नहीं है सर, है? माइक कनेक्ट नहीं है सर। माइक कनेक्ट नहीं तो कैसे कनेक्ट करें? उसी को ना कनेक्ट करना है। हाँ सर Yes, वही करेगा, वही मैसेज करेंगे। कर दीजिए सर। ठीक से नहीं किया होगा वो। चलिए पार्टिसिपेट करने का समय सर वहीं से माइक ऑफ कर दिए होंगे शुरू में। मैसेज हो सकता है, ग्रुप में होंगे तब ना। ग्रुप में है, कहिए ना जरा। जी सर। हो रहा है सर, दिखा रहा है कनेक्टिंग टू माइक। हो हाँ गया हाँ सर। हो गया, हो गया। हरिगोविंद, हरिगोविंद चौहान अनम्यूट करके बोलिए। है? वो बोलिए सर। हरिगोविंद चौहान, हरिगोविंद चौहान रिस्पॉन्ड नहीं दे रहा है। हरिगोविंद चौहान थोड़ा देर में ठीक होते हैं, हमको सुनाई। हरिगोविंद चौहान हरिगोविंद तो कंज्यूमर्स में भी इंडिफरेंट, इस बात को समझ गए। सर इससे डिमांड कर्व भी ड्रॉ कर सकते हैं। हाँ भाई, डिमांड वो जगह कर्व प्राइस एलोकेट करके कहीं भी मांग की रेखा इंडिफरेंस है, कहीं भी लास्ट में एक पैराग्राफ में जरूर डाल दीजिए। ठीक। इसलिए हम बार बार हेट कर रहे हैं कि 80% नंबर जो लड़के को आता है उसका कारण है कि वो वहां नहीं छोड़ता है, 1956 पर लाके उनके बात को रखता है। वो थोड़ी कहेगा कि आप लिखिए कि ये लिखिए वो लिखिए। अरे आप सब समझा दिए, अंत में उन्हीं के बात को खुद उड़ा दिए हैं। ABCD को वो पहले इंडिफरेंस कर में रखे और उसको कहे हटाओ, तुमको अब यही खराब लगता है, तुम ठीक है। ABCD हम डाल दिए वर्टिकल स्टाइप पर, हमारा हर बंडल जो है फिक्स हो गया।
ठीक उसी तरह से जैसे रिवील्ड प्रेफरेंस में ए बंडल बी बंडल हम लोग लेते हैं ना, तो वहां हाँ, झंझट नहीं है, तो उनको ना। नोबेल प्राइज मिल गया। ये पसंद है कि जी पसंद है, जेड पसंद है, क्या पसंद है, वहां बंडल का कोई चक्कर नहीं, कटेगा कि नहीं होगा। जेड इज ए बंडल, और इसलिए एक बंडल से दूसरे बंडल के बीच में एक गैप रह जाता है, जो हम लोग उसको और आगे डेवलप करेंगे तो फिर उस पर एक बार आएंगे। तो यहाँ इस बात को जानिए कि हर हाल में इसको इंडिफरेंस कर्व जहां जहां रहेगा उसके एंड में इंडिफरेंस कर्व हाइपोथेसिस को हटा करके कैसे स्टाइप्ड हाइपोथेसिस दिया और वो सफल हुआ, उनको नोबेल प्राइज मिला, क्योंकि उन्हें सारे बंडल का डिविजिबिलिटी का प्रॉब्लम ही हटा दिया। हर बंडल अकेला अपने आप में पूर्ण है। एक x1 बंडल है, x2 बंडल है, x3 बंडल है, 4 बंडल, जो बंडल आपको लेना है लीजिए, प्राइस लाइन के हिसाब से, जो जहां पर आप पैकेट पर रहिएगा उतना पैसा आपसे लेगा। डिफरेंट प्राइस जो है वो नजर आ रहा है y एक्सिस पर, तो प्राइस का डिविजिबिलिटी आसानी से हो जाता है, क्योंकि रुपया है, पैसा है, कितना पैसा देना होगा, 100 रुपया कितना देना होगा। डाउनवर्ड स्लोपिंग बता रहा है कि लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, और बाएं साइड में हायर द प्राइस लोअर द डिमांड। तो मांग की रेखा, लॉ ऑफ डिमांड जहां पढ़ते हैं वहां भी इसका डालेंगे। हर जगह ये नोबेल प्राइज विनर मटेरियल है, इसको हर जगह लास्ट में देना है, और अपने आप को डेवलप कर लीजिए ताकि 2 लाइन 4 लाइन में सारी बात को लिख सके। हरगोविंद चौहान, आवाज सुनाई दे रही है? हरगोविंद चौहान, हरगोविंद चौहान, हरगोविंद चौहान, तुम लोग को सुनाई दे रहा है? जी सर। नहीं सर, आपका आवाज सुनाई दे रहा है सर। एक्चुअली वो अनम्यूट नहीं कर रहे हैं वहां से, स्क्रीन से अनम्यूट कर देंगे तो हो जाएगा। म्यूट किए, माइक ही नहीं कनेक्ट है उनका शायद। नहीं, कनेक्ट हो गया ना, माइक तो कनेक्ट है इसमें। पहले भी दिखा, शो किया था अब तो हम बोलेंगे, बताया। अब बोलेंगे, अब कर लिया, अनम्यूट कर लिया हम। बोलिए सर, लगता है आप बोलेंगे उधर से। हरगोविंद चौहान, हरि गोविंद चौहान, आवाज सुनाई दे रही है? हरगोविंद चौहान, सुनीता, नहीं चला जी था। सर, जी सर। तुमको लगता है सुनाई दे रहे? माइक ऑन नहीं किए हैं कि क्या? कॉल ओवर इंटरनेट जो लिखता है वो लगता है नहीं ऑन किए हैं। उसको किए हैं, पता व्हाट्सएप नहीं। मैसेज किया जाए सर। वो अरे उससे करो ना, जनरल ग्रुप वाला जो है, एकेडमी वाला। एकेडमी वाला में नाम है इसका, भाई इसको डालिए ना। कोई है, उनको गिला- बता रहे हैं अभी। हरि गोविंद आ गया, लिखा रहा है, कौन लिख रहा है? हम लिख रहे थे सर रिप्लाई करने के लिए। हाँ लिखो ना, मोतीलाल। हाँ सर, वही लिख रहे थे। तुम्हारा गैलेक्सी M21 है ना? हाँ सर। हाँ उसको लिखो तो कि आप जवाब दीजिए। अब पता नहीं। सुनाई दे रहा है कि नहीं ये भी पूछिए। हाँ सर का आवाज जा रहा है? हेलो हेलो, आ गया सर आवाज। हरि गोविंद चौहान, आवाज आ रही है सर। हैं? आवाज आ सर रही है? आपकी आवाज आ रही है। जी सर। आवाज आ रही है? हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है आपके पास। नहीं अब आने लगी, अब आने लगी। अब कहाँ थे इतना?
आप अपना जी परिचय सर। दीजिए ना, अपना परिचय दो, क्या नाम है, कहाँ से पढ़े हो, परिचय दो, हम लोग को सुनाई देगा। मेरा नाम हरि गोविंद चौहान है, बोलो। मेरा नाम हरि गोविंद चौहान है। मैं मध्य प्रदेश का भोपाल से बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश भोपाल से बोल रहा मध्य हूँ। प्रदेश भोपाल। भोपाल। जी। मैं इकोनॉमिक्स से किया हूँ, बीसीए किया हूँ, क्या किए हो? मैंने ग्रेजुएशन में बीसीए किया, बैचलर कंप्यूटर, उसके बाद एमए किया इकोनॉमिक्स से, और अभी यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जिसमें ऑप्शनल इकोनॉमिक्स लिया है। इकोनॉमिक्स में कोई किताब भी खरीदे हुए हो? हाँ, मैंने इकोनॉमिक्स से पिछली बार यूपीएससी का मेंस दिया हुआ था, जिसमें फर्स्ट पेपर में कुछ नंबर कम हो गए थे, इस कारण मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया था इंटरव्यू में। ठीक है, इस बार आपका सिलेक्शन होगा, हम लोग को मिठाई खिलाएंगे आप। जी सर। इकोनॉमिक्स में कितना खिलाइएगा आया ना? था आपको मार्क्स? आपको मिठाई खिलाने वहीं आएंगे आपके पास। आप इकोनॉमिक्स में कितना मार्क्स लाए थे, कितना परसेंट? यूपीएससी में? ये थोड़े से ये फर्स्ट पेपर में कम हो गया था नंबर, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था पेपर। अच्छा बाकी के ठीक, ये 4 पेपर अच्छे क्लियर हुए थे। ठीक, इंटरव्यू लिस्ट में नाम नहीं था हमारा इस बार। ओके। हम लोग शुभकामना आपको देते हैं, इस बार आप निकाल लीजिएगा। आप जी सर, थैंक यू सर। क्लास के बाद आप हमसे फोन पर बात कीजिएगा। फोन नंबर है ना? जी सर। वही जो आपका नंबर जी सर, है है आपका नंबर है सर। 9। हाँ, तो हमसे बात कीजिएगा, कुछ उसमें इंस्ट्रक्शन आपको देंगे हम। ठीक है, अभी जो बात सुनिए और जी सर। समझिए। जी तो सर, हम ओके, लोग थैंक यू सर। ओके, तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग। इंडिफरेंस कर्व ऊपर से नीचे दाहिनी ओर झुकी रहती है, और स्ट्राइप्ड लाइन में हर लाइन क्या होगा, वर्टिकल होगा, हर वर्टिकल लाइन होगा। अब हम लोग आगे की ओर आते हैं। देखिए, ये जो है ये क्रॉस है, ये पॉइंट क्रॉस है। अब अगर हम लोग यहाँ रखते हैं ए, और यहाँ रखते हैं बी, यहाँ रखते हैं बी, यहाँ रखते हैं ए, यहाँ रखते हैं ए, और यही रखते हैं बी, तो एक केस होगा आपको ये वाला, तो इसको बोलेंगे राइट साइड द क्रॉस। ये क्रॉस है, इस पॉइंट को क्या कहेंगे, क्रॉस कहेंगे, ए पॉइंट को। तो मान लीजिए इसको हम लोग ए मानते हैं, वो नंबर 1, तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे राइट, इसको हम लोग बोलेंगे राइट साइड द क्रॉस। क्या बोलेंगे, राइट साइड द क्रॉस। राइट साइड द क्रॉस। हाँ, अगर यहाँ के बजाय हम लोग यहाँ देखें 2 नंबर पर, तो 1 नंबर तो हो गया राइट साइड द क्रॉस, 1 नंबर जो हो गया, एक नंबर का नाम क्या हो जाएगा, राइट साइड द क्रॉस, लेफ्ट साइड। राइट साइड द क्रॉस। राइट साइड द, राइट साइड द क्रॉस,
एक नंबर हो गया राइट साइड द क्रॉस। अब आइए अब ये वाला लीजिए, तो ये 2 नंबर हो गया, तो इसमें इसको हम लोग बोलेंगे लेफ्ट साइड द क्रॉस। इसको क्या बोलेंगे? 2 नंबर को बोलेंगे लेफ्ट साइड चला गया वो, बोलेंगे लेफ्ट साइड द क्रॉस। लेफ्ट साइड द क्रॉस। नंबर 1 को बोलेंगे राइट साइड द क्रॉस, नंबर 2 को बोलेंगे लेफ्ट साइड द क्रॉस, और नंबर 3 को बोलेंगे, यहाँ पर रखते हैं, नंबर 3 को बोलेंगे, अगर नंबर 3 को बोलते हैं तो एट द क्रॉस, एट द क्रॉस at the cross and right side. At the cross and right side. मतलब ए अगर यहाँ लेते हैं, बी यहाँ लेते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा ठीक। और उसी तरीके से 3 से अगर लेफ्ट में क्रॉस करते हैं तो ये यहाँ से यहाँ करते हैं तो ये 3 का लाएगा, और यहाँ से इधर करेंगे तो ये 4 का लाएगा। तो नंबर 4 बोलेंगे, तो नंबर 4 फिर बोलेंगे at the cross and left side. अब देखिए, ये जो बात बताए इसको और स्पष्ट रूप से आपको बता रहे हैं। हाँ बोलिए हरि गोविंद। थी सर। कुछ पूछना है क्या? सर आवाज चली गई थी सर। अब आवाज आ गई? हाँ सर, अब आ रही है सर। जब उसको ठीक से पकड़े रहिए, गड़बड़ा रहा है। तो अब ये देखिए, अब ये ऐसे क्रॉस बनाए,
ऐसे क्रॉस बनाए, ऐसे क्रॉस बनाए, ऐसे क्रॉस बनाए। ये चार जो बात कह रहे थे इसको चार अलग अलग देखेंगे तो देखना और आसान हो जाएगा। पहला क्या है, राइट साइड द क्रॉस। तो ये एक्चुअली है ओ ए ए, आई है ओ बी बी। तो एरिया ऑफ परचेज जो हमारा होगा, एक होगा ओ ए ए, दूसरा होगा ओ बी बी। ये एरिया ऑफ परचेज बतला रहा है कि दो अलग अलग कीमत रेखा है, वो दो अलग अलग कीमत रेखा पर हमारा ये है। अब अगर हम लोग लेते हैं ये ए और ये लेते हैं बी, तो ये दोनों राइट साइड द क्रॉस हो गया। ए और बी का जो रेखा हम लोग लिए वो क्या हो गया, दोनों राइट साइड द क्रॉस। राइट ये साइड हो द गया, क्रॉस। ये हो गया एक नंबर चित्र। एक नंबर चित्र जो यहाँ राइट साइड द क्रॉस ये हो गया। अब यही बात को हम लोग यहाँ ले ले, यहाँ ले ले ए, इधर ले ले बी, तो ये हो जाएगा नंबर 2। क्या हो जाएगा, लेफ्ट साइड द क्रॉस। और फिर वो नाम वही रहेगा, ओ ए एरिया है, ओ बी बी एरिया है, लेकिन लेफ्ट साइड द क्रॉस में खिसक गया। प्लेसिंग, अभी कभी प्लेसिंग करने का बता रहे हैं कि राइट साइड द क्रॉस के लिए लकीर खींचेंगे अलग। पहला लकीर खींच दिए, दोनों क्रॉस बना दिए और नाम दे दिए ओ ए ओ बी बी। ए बी डाल दिए, ए पर ए डाले हैं, बी बी पर बी डाले। दूसरा फिर वो साइन चित्र खींचे, ओ ए ओ बी बी, और उसमें पॉइंट डाले ए और पॉइंट बी कैपिटल लेटर में। तो स्मॉल लेटर ए जो लाइन है उस पर ए कैपिटल में डाले, स्मॉल लेटर बी है उस पर बी डाले। तो ये हो गया लेफ्ट साइड द क्रॉस। अब है एट द क्रॉस एंड राइट साइड। तो एट द क्रॉस में पहले नाम यहाँ दे दीजिए, ए ओ ए ओ बी बी। अब मान लीजिए एट द क्रॉस पर हम डाल दिए ए, एट द क्रॉस पर क्या डाले, कैपिटल ए, यहाँ डाले बी। तो देखिए ए है एट द क्रॉस, बी कहाँ है, राइट साइड द क्रॉस। ए है चित्र नंबर 3 में, देखिए चित्र नंबर 3 में क्या पा रहे हैं कि क्रॉस क्रॉस है ए पर, ओ ए ओ बी बी, दो ट्रायंगल बनाए, ओ ए ट्रायंगल, ओ बी बी ट्रायंगल। क्रॉस कहाँ हो रहा है तीसरे चित्र में, सुनीता? ए पर। जी सर, ए पे हो रहा है। ए पर हो रहा है, और और राइट इधर साइड है, जी राइट सर। साइड बी पर डाले, जी, तो इसको बोलेंगे एट द क्रॉस एंड राइट साइड। राइट साइड द क्रॉस। एट द क्रॉस एंड राइट एंड साइड। जी सर। एंड राइट साइड, वो राइट साइड भाग गया, जी 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 एक अपना क्रॉस पर है। जी। अब चित्र 4 में आइए, तो चित्र 4 में इसका नाम दे दीजिए ए, पहले नाम दे दीजिए जो बजट लाइन है उससे, बजट एरिया, ओ बी बी बजट एरिया। अब एट द क्रॉस पर बी को डालिए,
एट द क्रॉस पर बी को डालिए। एक चला गया कहाँ, यहाँ चला गया, ऊपर चला जाएगा, ऊपर Right. चला गया, लेफ्ट साइड। तो लेफ्ट साइड द क्रॉस, बी आ गया एट द क्रॉस, लेफ्ट साइड द क्रॉस, राइट साइड लेफ्ट साइड दो है, तो एट द क्रॉस एक आ गया, एक हो गया लेफ्ट साइड द क्रॉस। क्या है? At the cross and left side the cross. और 3 नंबर पर है at the cross and right side cross. At the cross and right side cross. तो ये जो है कहते हैं कि ये लॉजिक ऑफ ऑर्डर, लॉजिक ऑफ ऑर्डर and direct consistency टेस्ट। कहा कि अब जो है इंडिफरेंस कर्व वाला बात नहीं है कि टेंजेंट हो गया तो हो गया, अब यहाँ लॉजिक ऑफ ऑर्डर एंड डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट दोनों पर जांचेंगे, तब कहेंगे कि कंज्यूमर जो कह रहा है सही है। अब उदाहरण के तौर पर सबसे पहले हम लेंगे राइट साइड द क्रॉस नंबर 1 पर। तो देखिए इसमें क्या है कि OBB, सुनीता जी सर। OBB पर कैपिटल बी है, OAA पर कैपिटल ए है। जी सर। तो OBB पर कैपिटल बी है, वो बी को पसंद करता है। किसको पसंद करता है? कैपिटल बी को पसंद करता है, क्योंकि वहाँ कैपिटल ए है ही नहीं, सिर्फ बी है। OBB पर जो OBB एरिया है ना, उस एरिया में बी को पसंद करता है और वहां ए है नहीं, उसके एरिया पर ए है नहीं। अगर है भी तो लेस देन क्वांटिटी है। ए जो है कहाँ है, थोड़ा बाएं हट के है ना, ए का क्वांटिटी कम है, बी का क्वांटिटी क्या है? ज्यादा है। ज्यादा है। तो कहा जाता है कि मोर क्वांटिटी बंडल, एक है लेस क्वांटिटी बंडल। तो पता आपको चलेगा कि एक्स एक्सिस पर दाएं है कि बाएं है। तो एक्स एक्सिस पर अगर आप दाएं हैं, इसका मतलब है कि ज्यादा क्वांटिटी एक्स का आ रहा है, कम क्वांटिटी बी का आ रहा है। और अगर आप बाएं हैं तो वाई क्वांटिटी ज्यादा होगा, एक्स क्वांटिटी कम होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं चित्र OBB जो हुआ, उस पर कैपिटल बी है। कैपिटल बी बड़ा बंडल है कैपिटल ए के तुलना में, इसलिए कंज्यूमर जो है लॉजिक ऑफ ऑर्डर के अनुसार और डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट के अनुसार वह हर हालत में ए बिंदु OBB पर बी अगर लेता है तो डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट को संतुष्ट करेगा, लॉजिक ऑफ ऑर्डर को संतुष्ट करेगा। क्यों? क्योंकि O
ओ बी बी में वो बी को पसंद किया, ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि ओ बी बी पर वो कैपिटल बी को पसंद किया, जी सर। और अब उसको कहें कि अब हटाओ बात, ओ ए पर किसको पसंद करोगे? तो बोलेगा ओ ए पर हम कैपिटल ए को पसंद करेंगे। पूछा क्यों? तो क्योंकि बी हमारे बंडल में है ही नहीं। या तो ए या तो बी। बी वाला जो है उसमें ए ना है भीतर में, लेकिन कम छोटा बंडल है। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग हो गया सर। स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग हो गया कि बी 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 को इसलिए पसंद किया कि वो बड़ा बंडल था। अब आ गया ए, तो ए पर जब आएगा तो अब बी जो है उसके एरिया में है ही नहीं, इसलिए वो ओ ए पर ए को पसंद करेगा। तो दोनों डिसीजन उसका लॉजिक ऑफ ऑर्डर पर सही है, डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट पर सही है। वो बी को जो इसलिए पसंद कर रहा था कि ए से बड़ा बी बंडल था, और इकोनॉमिक्स का नियम है कि मोर इज प्रेफर्ड टू बी, मोर इज प्रेफर्ड टू लेस। इसी को कहा जाता है पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी कंडीशन कहता है कि कंज्यूमर डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट डीसीटी डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट को संतुष्ट करेगा जब वो बड़ा बंडल पसंद करेगा, छोटा बंडल रिजेक्ट कर देगा। जब उसके सामने ऑफर आता है कि लो भाई ओ बी पर बी है, ओ ए पर ए है, तुम कौन बंडल पसंद करोगे? तो बोलेगा हम बी बंडल पसंद करेंगे। क्यों भाई? मोर इज प्रेफर टू लेस। बी बंडल पर बड़ा है, बी बंडल का साइज बड़ा है, ए से बड़ा है, तो इसको कहा जाएगा लॉजिक ऑफ ऑर्डर। लॉजिक ऑफ ऑर्डर कि मोर इज प्रेफर टू लेस। इसलिए चित्र एक चित्र को समझ जाइएगा, बाकी सब चित्र ऑटोमेटिक समझ जाइएगा। ध्यान से एक चित्र को समझिए कि हमारे पास ओ ए एक एरिया है, ट्रायंगल ओ ए, दूसरा ट्रायंगल है ओ बी बी। अब हमारे पास दो ट्रायंगल है और दो गो आइटम दिखा रहा है, ओ ए पर ए है और ओ बी पर कैपिटल बी है। पहचान के लिए कैपिटल बी रखा गया, कैपिटल ए। कंफ्यूज नहीं होइएगा क्योंकि ए अभी सब में बोल रहे हैं, तो ए बोल रहे हैं, ओ ए बोल रहे हैं तो स्मॉल ए है, ओ बी बोले स्मॉल बी है। तो जब कैपिटल बी देंगे तो बंडल हो गया, कैपिटल ए बोलेंगे तो बंडल हो गया। कंज्यूमर का लॉजिक ऑफ ऑर्डर क्या हुआ? उससे पूछा जाएगा कि तुम ए पसंद करोगे कि बी? तो बोलेगा हम बी पसंद करें। क्यों बी पसंद करोगे? क्योंकि बड़ा बंडल है। पैरेटो अर्थशास्त्री हैं जिनके नाम पर पैरेटो ऑप्टिमैलिटी होता है। पैरेटो का सबसे महत्तम गुण क्या है? वो कहता है कि कंज्यूमर को मोर बंडल जो है, मोर एक्स जो है लार्जर बंडल है, लार्जर बंडल इज प्रेफर्ड टू स्मॉलर बंडल। यही लॉजिक ऑफ ऑर्डर है कि आपको बड़ा बंडल छोटा बंडल दिया जाए तो सब चीज सही है, तो बड़ा बंडल को उपभोक्ता पसंद करेगा। तो पहला चित्र को एक्सप्लेन करो सुनीता, मोतीलाल सर। आप एक्सप्लेन कीजिए। तो ऐसे बोले जो हम बोले हैं, ओ ए ट्रायंगल, ओ बी ट्रायंगल, दो जो है उपभोक्ता का चॉइस है, उसमें ए भी है और बी भी है। उससे पूछा जाएगा कि आप किसको पसंद करेंगे और क्यों पसंद करेंगे? वो बोलेगा कि ओ ए में ए पसंद करेंगे और ओ बी में बी पसंद करेंगे। क्यों भाई? क्योंकि ओ ए में बी है ही नहीं, हम ए को पसंद किए। हमारा बात जो है कंसिस्टेंट है, डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट के अनुसार सही है। ओ ए और ओ बी में किसको पसंद करेंगे? तो बी को पसंद करेंगे। क्यों पसंद करेंगे? क्योंकि बी जो है लार्जर बंडल है ए के तुलना में। तो ओ ए ट्रायंगल में पसंद करेंगे और ओ बी ट्रायंगल में बी को पसंद करेंगे। तो हमारा व्यवहार जो है
डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट को भी संतुष्ट करेगा और लॉजिक ऑफ ऑर्डर को भी संतुष्ट करेगा। बात समझ में आई? जी सर। इसको आप बोलिए तो अपने से। यहाँ दो बजट लाइन है, OAA और OBB, जिसे ट्रायंगल द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। जिस जो प्रथम वाले OAA के अंतर्गत ए बिंदु पर कंज्यूमर सेटिस्फाई कर रहा है अपने आप को, वहीं दूसरी ओर कंसिस्टेंसी को ये करते हुए सेटिफाई करते हुए वो ए पर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है, जो कि राइट साइड द क्रॉस है। वहीं दूसरी ओर OBB एक और ट्रायंगल है जिसे बजट लाइन के द्वारा बजट लाइन के रूप में रिप्रेजेंट किया जा रहा है। इसके तहत वो B पॉइंट पर अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा है। और इस तरह से जब हम A और B का तुलना कर रहे हैं पॉइंट के रूप में, तो यहाँ हम पाते हैं कि B पर उसे कम मूल्य पर ज़्यादा वस्तु की प्राप्ति हो रही है, और इस तरह से वो अपने आप को A पर न शिफ्ट करके B पर शिफ्ट करता है, और जो कि लॉजिक ऑफ ऑर्डरिंग को प्रमाणित करता है कि वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को प्रिफर कर रहा है, और साथ में ये पेरेटो ऑप्टिमलिटी को भी सेटिफाई कर रहा है। एकदम 100% करेक्ट है। सुनीता, 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 हेमंत, हाँ सर। तुम जरा बोलो तो क्या समझे? सर दो बजट लाइन है, AA और BB। ए बजट लाइन के तहत ट्रायंगल का निर्माण होता है OAA, इसमें A को प्रीफर किया जाता है, और OBB बजट ट्रायंगल के अंतर्गत B को प्रीफर किया जाता है। जब दोनों का तुलना किया जाता है तो B को प्रीफर किया जाता है, क्योंकि ये B जो है बड़ा बंडल है। पेरेटो ऑप्टिमिटी के तहत उसको B को प्रेफर किया जाएगा। और ए वाला जब है OAA ट्रायंगल, उसमें B को क्यों नहीं पसंद किया जाए? OA ट्रायंगल में A को ही प्रेफर किया जाएगा, क्योंकि B उसमें शामिल नहीं है। हाँ ठीक, B बात उसके वही बाहर है। है, वो B बाहर है, उसके बजट के बाहर है, वो बजट के बाहर है, इसीलिए A को प्रेफर किया जाता है उसमें। ये इस तरह ये तर्कसंगत अवधारणा है ये। हाँ, तो ये तर्क जो लॉजिक ऑफ ऑर्डर है उसके अनुसार दो ट्रायंगल है खर्च का, बंडल का, OAA और OBB। OAA अगर है तो A को पसंद करेगा, क्योंकि B है ही नहीं वहां, तो ये लॉजिक ऑफ ऑर्डर है, वो है ही नहीं, इसलिए वो अपना A पसंद किया। अब OBB में A भी है और B भी है, तो पूछेगा अब क्या तुम करोगे? तो कहा कि अब हम A पसंद नहीं करेंगे, हम B पसंद करेंगे, क्योंकि B जो है लार्जर बंडल है और मोर इज प्रेफर्ड टू लेस। ये पेरेटो ऑप्टिमलिटी टेस्ट है, तो इसलिए हमारा रेट कंसिस्टेंसी टेस्ट के अनुसार भी सही है और लॉजिक ऑफ ऑर्डर के अनुसार भी सही है कि हमारे बजट में बड़ा बंडल मिल रहा है तो हम बड़ा बंडल ही लेंगे, छोटा बंडल नहीं लेंगे। और ए वाले में हम ए को इसलिए पसंद किए थे कि उसमें बी तो था ही नहीं, कैपिटल बी बजट के बाहर था, तो वहां कोई प्रश्न नहीं है, ए को हम पसंद किए। लेकिन जब आ जाता है OBB तो ए भी मौजूद है, बी भी मौजूद है, लेकिन वो बी को पसंद करेगा क्योंकि बी लार्जर बंडल है और मोर इज प्रेफर्ड टू लेस, ये पेरेटो ऑप्टिमलिटी है। तो डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट भी संतुष्ट हो रहा है, लॉजिक ऑफ ऑर्डर भी संतुष्ट हो रहा है। सुनीता, सुनीता नहीं है क्या? सुनीता नहीं सुन रही है? सर इसमें डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट क्या हुआ? कंसिस्टेंसी में युक्ति संगत तर्क है कि आप ए और बी दोनों मौजूद है, तब पहले OAA पर ए पसंद किए थे, तो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का आइएगा, इसका क्या नाम है, सेमुल्सन का, तो हर हालत में आपको ए ही पसंद करना है, स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है। लेकिन यहाँ स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का बात नहीं है, यहाँ है कि बजट के बाहर है, वो जो उसका ए पसंद किया हुआ था वो लोअर बजट था। अब बी वाले पर जो है बजट लाइन बाहर है और ए और बी दोनों की तुलना में
हिग्स कहते हैं कि जो लार्जर बंडल होगा उसी को कंज्यूमर पसंद करेगा। तो बिना स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग का लॉजिक दिए हुए हिग्स अपने लॉजिक ऑफ ऑर्डर से साबित कर दिया। उनका अगर आप लेते तो आपको फिर बूंदा लगाना पड़ता, किसको रिजेक्ट किया, किसको पसंद किया। वो चक्कर इसमें नहीं है। इसमें दो ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल के भीतर में ये है, पसंद कर लिया, लॉजिक ऑफ ऑर्डर है कि हमको ये पसंद है, ठीक है, आपको ये पसंद है। अब दूसरा ट्रायंगल लिया, उस ट्रायंगल पर ए का आइटम भी उस भीतर घुसा हुआ है, लेकिन ए लेस लोअर बंडल को रिप्रेजेंट कर रहा है और अभी का जो बी है वो लार्जर बंडल को पसंद कर रहा है और इसे लार्जर बंडल को ही वो पसंद करेगा। तो इसलिए तर्क संगत है। इसे को डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट, डायरेक्ट टेस्ट किया गया उसके ऊपर और खड़ा उतरा कि ठीक है बी हमारे सामने ए नजर आ रहा है, तो ए की ओर हम देखेंगे भी नहीं, किसकी ओर चले जाएंगे, बी की ओर चले जाएंगे, क्योंकि बी की ओर चले जाएंगे। तो ये है। अब ये बात जब आप समझ लिए हैं, सुनीता ने रेस्पॉन्ड कर रही नहीं है क्या? जी सर आए हैं अभी आई हो? जी थोड़ा कोई आ गया था उधर। इस ये चित्र को समझी कि नहीं? जी सर समझ गए। हाँ तो बताओ हम लोग को क्या समझी हो। ओ ए पर क्या पसंद करेगा वो? सर ओ ए बजट पे वो ए को प्रीफर करेगा क्योंकि सिर्फ ए ही है, बी तो वहाँ है नहीं। हाँ ठीक नहीं है। और ओ बी बी पे वो दोनों को देख रहा है, लेकिन वो बी को प्रीफर करेगा क्योंकि उसको वहाँ ज्यादा मिलता है। उसका बड़ा बंडल है। जी सर बड़ा बंडल है, ए से बड़ा बंडल है। और परेटो ऑप्टिमैलिटी, परेटो स्तंभ सिद्धांत के अनुसार हर हालत में उपभोक्ता को छोटे बंडल से बड़ा वाला बंडल को पसंद करना है, तभी वो ऑप्टिमल कहलाएगा उसका डिसीजन। जी तो क्लियर है, इससे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है? नहीं कोई प्रॉब्लम। चित्र ए समझने में कोई प्रॉब्लम हुआ? नहीं सर। नहीं सर। अब देखिए, अब आराम से देखिए चित्र दो में आइए। ओ ए चित्र 2 में आइए। तो चित्र 2 में क्या होगा? ओ ए और ओ बी दो आपको एरिया ऑफ परचेज है। पहला ट्रायंगल मान लेते हैं ओ ए, दूसरा ट्रायंगल लेते हैं ओ बी। देखिए ओ बी में वो बी को पसंद करेगा क्योंकि उसमें ए है ही नहीं। चित्र 2 में ओ बी में वो बी को पसंद करेगा क्योंकि उसमें ए है ही नहीं। जी सर सिर्फ बी है। लॉजिक ऑफ ऑर्डर के मुताबिक उसको पसंद भी आया, बी पसंद किया। अब है वो ए ट्रायंगल जब आया तो इस ट्रायंगल में वो फिर उसके सामने में ऑप्शन हो गया बी भी है और ए भी है, तो वो ए को पसंद करेगा क्योंकि ए में ज्यादा मात्रा में क्वांटिटी में कमोडिटी है। ए बंडल यहाँ ग्रेटर है देन द बी बंडल, तो ग्रेटर बंडल ए इज प्रेफर्ड टू बी। इसलिए वो बी में वो बी पसंद ओ बी में वो बी को पसंद करेगा। ओ ए में वो कैपिटल ए को पसंद करेगा, जो कि लॉजिक ऑफ ऑर्डर पर भी सही है और डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट पर भी सही है, क्योंकि लॉजिक इसलिए कहता है लॉजिक ऑफ ऑर्डर कि बी छोटा बंडल है और ए बड़ा बंडल है, तो इसलिए वो ए को पसंद करेगा। डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट बताता है कि युक्ति संगत तर्क होगा
उसके सामने में छोटा बंडल और बड़ा बंडल दोनों उपलब्ध है, तो छोटा बंडल छोड़ के बड़ा बंडल ले। तो ओ बी बी कंडीशन में वो कैपिटल बी को पसंद करेगा, ओ ए सिचुएशन में बी रहते हुए भी वो ए को पसंद करेगा, और ये जो है डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट को भी संतुष्ट करेगा, लॉजिक ऑफ ऑर्डर को भी संतुष्ट करेगा। सुनीता, तुम इस बात को एक्सप्लेन करो तो। जी सर। चित्र 2 को एक्सप्लेन करो ना। जी, ओ बी बी, जब हम ओ बी बी को लेते हैं तो सिर्फ बी को ही प्रिफर करेंगे क्योंकि उसमें ए बंडल है ही नहीं। हाँ, और जब ओ ए लेते हैं तो उसमें दो बंडल हैं, ए और बी, लेकिन चूंकि बी बंडल ए से छोटा है इसलिए हम ए को प्रिफर करेंगे क्योंकि उसमें ज्यादा मात्रा में वस्तु है, और ये दोनों डीसीटी और लॉजिक ऑफ ऑर्डर को सेटिस्फाई करता है। करेक्ट। उद्देश्य हाँ सर। उद्देश्य तुम एक्सप्लेन करो तो चित्र नंबर 2। दो बजट लाइन है, ए और बी। इसमें लॉजिक ऑफ ऑर्डर के अनुसार ओ ए और ओ बी। ओ ए में ए वस्तु को कंसीडर किया क्योंकि कंसिस्टेंसी है कि हमको ए ही चाहिए और यहाँ पे बी नहीं है। फिर आते हैं ओ बी में, तो यहाँ पे ए नहीं है तो इसलिए बी कंसिस्टेंसी के अनुसार बी को प्रीफर करेगा। लेकिन जब दोनों आ जाएगा ओ ए और ओ बी तो कंज्यूमर को थोड़ा ज्यादा प्रीफर करने के वजह से ए को कंसीडर करेगा, बी को नहीं, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बंडल मिल रहा है ओ बड़ा बंडल मिल बी रहा के है। अपेक्षा। ठीक। हाँ। तो तुम जो पहले बोले ओ ए में ए भी है और बी भी है, बी तो उसके अंदर है ना, भीतर में पेट में है ना बी। जी सर, दोनों है इस, लेकिन वो छोटा है। ओ ए में ए भी है और बी भी है, जी लेकिन बी छोटा बंडल है और ए बड़ा बंडल है, इसलिए वो ए को पसंद करेगा। जी, ओ बी में ए है ही नहीं, यहाँ इसलिए कोई सिर्फ बी झंझट ही नहीं है। है। ओ बी में वो भी पसंद कर रहा है तो उसका व्यवहार जो है युक्ति संगत तर्क कसौटी पर वो सही है, डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट पर सही है। ओ बी में केवल बी है तो बी पसंद कर रहा है, लॉजिक ऑफ ऑर्डर के अनुसार सही है, जो पैसा है उस हिसाब से पसंद कर रहा है। लेकिन अगर ओ ए ट्रायंगल को देखते हैं तब यहाँ पर ए और बी दो बंडल उसके सामने में है, और वो बी को पहले पसंद किए हुआ था, लेकिन अब वो पसंद नहीं करेगा क्योंकि वो लोअर बंडल है और ए जो है ग्रेटर बंडल है। तो कंसिस्टेंसी टेस्ट कहता है, डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट, कि लोअर बंडल और लार्जर बंडल दोनों सामने है आपको उपलब्ध, तो लार्जर बंडल विल बी प्रेफर्ड बाय कंज्यूमर एंड लोअर बंडल रिजेक्टेड। तो इसलिए वो बी को रिजेक्ट किया है और ए को बंडल को पसंद किया है। ठीक है, अब आ जाइए चित्र नंबर 3। चित्र नंबर 3 आ जाइए। चित्र नंबर 3 में ट्रायंगल को देखिए, ओ बी ट्रायंगल, ओ बी ट्रायंगल। इस ट्रायंगल पर कौन कौन आइटम उसके सामने है, एक ए भी है और एक बी भी है। ओ बी ट्रायंगल में कंज्यूमर के सामने में ए भी बड़ा है, कैपिटल ए भी मौजूद है, कैपिटल बी मौजूद है, लेकिन कैपिटल बी को पसंद करेगा क्योंकि वो लार्जर बंडल है। ओ बी में ए बंडल भी मौजूद है, कैपिटल ए बंडल भी मौजूद है, कैपिटल बी बंडल भी मौजूद है, लेकिन उपभोक्ता कैपिटल ए बंडल छोटा बंडल को छोड़ के कैपिटल बी बड़ा बंडल को पसंद करेगा, और ऐसा वो करता है तो डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट और लॉजिक ऑफ ऑर्डर दोनों को संतुष्ट करेगा। अब आ जाइए ओ ए बंडल में कौन है, ओ ए बंडल में केवल कैपिटल ए है, बी है ही नहीं, तो उपभोक्ता
OAA ट्रायंगल में A को पसंद करेगा क्योंकि इसमें B है ही नहीं, A को पसंद करेगा और इसका व्यवहार जो है लॉजिक ऑफ ऑर्डर और डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट पर सही माना जाएगा। ये है एट द क्रॉस एंड राइट साइड। सुनीता तुम बोलो तो। जी सर, बोलते हैं। तीसरा चित्र बोलो। OBB ट्रायंगल पे A और B दोनों है, लेकिन उपभोक्ता जो है बंडल B को प्रीफर करेगा क्योंकि यह A से बड़ा है और यहाँ पे दोनों नियम सेटिस्फाइड होते हैं। और जबकि OAA ट्रायंगल में सिर्फ A है और B नहीं है, इसलिए सिर्फ A बंडल को ही वो पसंद करेगा और जहाँ पे दोनों नियम सेटिस्फाइड होते हैं। अब आ जाइए लास्ट चित्र है, एट द क्रॉस लेफ्ट साइड द क्रॉस। तो एट द क्रॉस तो यहाँ बंडल हमारा है OBB बंडल पर OB को पसंद करेगा क्योंकि B ही उपलब्ध है इस पर। लेकिन OAA अगर लेते हैं OAA तो इस पर B भी है और A भी है, लेकिन A जो है बड़ा बंडल है, A बड़ा बंडल है, उसमें Y की ज्यादा मात्रा है, बड़ा बंडल है और इस तरीके से वो A को पसंद करेगा। तो यहाँ भी डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट को संतुष्ट कर रहा है और लॉजिक ऑर्डर पर भी वो सही है। सर सर एक प्रश्न था, यदि A पे है तो उसको तो Y की मात्रा ज्यादा मिल रही है लेकिन X की मात्रा तो कम मिल रही है ना इसको। हाँ, तो ऐसा आपको खींचना होगा तो Y का एरिया ज्यादा हो। जो आपका ये है ना A पॉइंट जो है। हाँ सर। अब इसको आप देखिए, यहाँ पर मान लीजिए है, यहाँ पर डालिए, यहाँ पहले था तो इतना ये था, अब ये हो गया, यहाँ पर आए तो ये कम हो गया, ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, इसका चौड़ाई ज्यादा है। मान लीजिए ये 10 है, ये 2 है, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ 10 था, यहाँ आ गया मान लीजिए 20, तो 10 और 10 20 होता, यहाँ 20 और 2 क्या हो गया, 22 हो गया। ऐसा जगह पर A रखना है जो 20 से ज्यादा हो जाए। लॉजिक ऑर्डर के लिए इतना उसको माइनस हो रहा है, इतना उसको प्लस होगा, तो प्लस वाला एरिया आपका ज्यादा है, प्लस वाला एरिया ज्यादा है, तो इसलिए वो निश्चित रूप से A के बजाय B के बजाय A पर जाएगा। OAA में A भी है B भी है, लेकिन A बंडल की तुलना में B बंडल की तुलना में A बंडल बड़ा है, इसलिए वो शिफ्ट करेगा। बात समझ में आई? हाँ सर। वो केवल बंडल बड़ा करना है, इसलिए A को डालते समय ध्यान में रखिएगा, फिगर बनाते समय। जी हाँ, इसलिए A पर बंडल ज्यादा आ जाना चाहिए, तब वो B छोड़ के A पर जाएगा। तो इस तरीके से बड़ा और छोटा बंडल यहाँ फेर है और पैरेटो ऑप्टिमैलिटी को लिया गया है। पैरेटो ऑप्टिमैलिटी का कहना है कि हर हालत में बड़ा बंडल और छोटा बंडल दोनों सामने है, तो कंसिस्टेंट टेस्ट, युक्ति संगत तर्क यही है कि आप बड़ा बंडल लीजिए। वो जिद मत पकड़ी कि हम छोटे लेंगे, ये स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग हो गया। जब छोटे लेंगे चाहे जो हो जाए, कट जाए कट जाए, तो एक तरह से स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग को रिजेक्ट किए। ये बात समझ रहे हैं? किसके ऊपर में अटैक कर रहे हैं? स्ट्रॉन्ग मत बनिए किसी पॉइंट पे, छोटे वाले तर्क किसके ऊपर अटैक कर रहे हैं? सैमुअल्सन पे। जी सर, हाँ, कहे कि मानव जाति है
वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर नहीं, मानव जाति बराबर ध्यान रखता है कि लॉजिक क्या कहता है, पैरेटो ऑप्टिमैलिटी क्या कहता है। तो इंडिफरेंस कर्व इनका उड़ गया था, तो ये भी सोचे कि छोड़े नहीं, इसका हम बदला लेंगे। तो बदला लिए क्या, सच ऐसा ट्रायंगल पर दिए, इसमें एट द क्रॉस वाले लेने पर बड़ा बंडल से छोटा बंडल पर जा रहा है, और तब ये युक्ति संगत तर्क माना जाएगा, क्योंकि पैरेटो ऑप्टिमैलिटी के मुताबिक लार्ज इज प्रेफर्ड टू स्मॉल बंडल। और स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग भी रिजेक्ट हो गया कि कंज्यूमर एकदम जिद्दी नहीं है कि जो लिया सो लिया, वो हटेगा नहीं। लॉजिक है, लॉजिक ऑफ ऑर्डर। इसलिए इनका रिवीजन ऑफ डिमांड थ्योरी जो है सैमुअल्सन से सुपीरियर कैटेगरी का माना गया। सैमुअल्सन में स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है। कैसे अमेरिका का स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग है कि पाक पसंद है, इंडिया पसंद नहीं है। 70 साल में 68 साल तक ले यही थ्योरी चला। इधर 2 साल से जो है उल्टा Change हो हो रहा गया। है कि हमें इंडिया पसंद है, पाक कम पसंद है। भीतर भीतर जब जरूरत China- पड़ेगा तो हो सकता है, क्योंकि पाक में उसका सारा इंस्ट्रूमेंट लगा हुआ है वर्ल्ड को करने का, और इंडिया में कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है। और इंडिया जो है यहाँ वोट पर होता है सरकार, कोई मिलिट्री रूल नहीं है, तो इसलिए यहाँ इतना आसान नहीं है कि बात को मनवा ले। तो इसलिए वो देखिए उसका जितना भी डिफेंस मटेरियल है वो सब पाक में स्थित है। इसे पाक को उड़ाने का कोशिश नहीं करेगा, पाक से ही उसको उड़ाना है दूसरे को। इस वीकनेस को जानता है पाक। और इंडिया में जो है डेमोक्रेसी है, एक्चुअल डेमोक्रेसी है, कोई मिलिट्री वाला डेमोक्रेसी नहीं कि झूठ मूठ का कह रहा है। इलेक्शन हो भी गया और वही आदमी रह गया जो कि मिलिट्री में था। तो कहता है कि हर हालत में ऑर्डर कंसिस्टेंसी, डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट से संतुष्ट करता है, और कहीं कोई स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग नहीं है और ना कहीं कोई वीक ऑर्डरिंग है। केवल लॉजिक ऑफ ऑर्डर पर वो ए पर रहेगा या बी पर जाएगा। ए और बी में तुलना किया जाएगा, तो एट द क्रॉस पर लेंगे तब, और या हम अलग अलग पॉइंट पर लेंगे तब। हर जगह पर लॉजिक ऑफ ऑर्डर होगा और डायरेक्ट कंसिस्टेंसी टेस्ट होगा। ये चित्र बना ले, चित्र समझ में आ गया ना? जी सर। इसको जरा बना करके भेजो ना व्हाट्सएप पर। ठीक। हरि गोविंद चलेगा सर। है नहीं? नहीं, हो सकता है ज्वाइनिंग में दिक्कत हो रहा होगा, तो कल से हो सकता है सही से करेंगे। अच्छा ठीक, आप लोग बना के भेज दीजिए, हम क्लास कर रहे हैं। बना के भेज दीजिए, हम यहीं पे बैठे हुए हैं। ओके ओके, ठीक है, ठीक है। प्रणाम सर। प्रणाम एंड मीटिंग फॉर ऑल।